नमस्कार आप सभी को। सॉरी, थोड़ी सी लेट होगी मैं। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पीजीटी का आज एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा हमारा। एक्चुअली इसको पहले ही टेकअप कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी भी ठीक टाइम है, क्योंकि ये ना डेली की डेली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन ला ही रहे हैं। सुखदीप सिंह, सत श्री अकाल आपको भी। राम मेहर मोर, गुड इवनिंग। अब्दुल वहीद नमस्कार। भगत सिंह नमस्कार। पैरी धांडीवाल टीजीटी पीजीटी पंजाबी। पंजाबी तो ये भूल ही गए हैं। पंजाबी तो बस जब भी गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, कोई आपका पर्व होता है, वहां जाके अनाउंसमेंट करके आ जाते हैं सीएम की हाँ निकाल लेंगे, बाद में भूल जाते हैं, बाद में आप लोग धक्के खाते रहते हो उसके लिए। और HKRN के माध्यम से भी निकली है, नहीं निकली है शायद, ये है ना। सीएम सईद नमस्कार। प्रोमिला गिरो गुड इवनिंग। सुनील बोडालिया नमस्कार। बलकार ढोल नमस्कार भाई बलकार। रमेश कुमार प्रणाम। अंसार सन किरण जॉन हाय। जग्गा ढोल राम राम भाई। मंजीत शिमला राम राम मंजीत भाई। वंदना सिंह हेलो। जग्गा ढोल राम राम सिस्टर जी। राजेश कुमार नमस्कार। रीना खरब बड़ी बहन पानीपत से राम राम जी। राम राम बहन। राम मेहर सीईटी क्वालिफाइड को मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं। कुछ अभ्यर्थी जाके आए हैं सीईटी वाले, मिलके आए हैं OSD से, सीएम से, लेकिन मैं तो कहती हूँ तब तक खुश मत होना जब तक कुछ लिखित में नहीं आ जाता है। सिर्फ इनके भाषण आश्वासन से नहीं, जो भी इन्होंने आश्वासन दिया उससे तो कुछ होना ही होना नहीं है। संदीप कुमार, सतीश मलिक, शीनू रावेश। वंदना सिंह मैम पीजीटी इंग्लिश की भी भूल गए। पीजीटी इंग्लिश अच्छा इन्होंने निकाली नहीं है ना। हाँ, उमर हयात नमस्कार। अमित गोयल नाइस थैंक यू। प्रवीण सोनी नमस्कार। संदीप पुलिस, पिछले 2 वर्ष से सरकारी स्कूल में किताब नहीं थी, किंतु अब खुशी की बात है कि कल से सेशन शुरू होगा, इसकी पुस्तकें बच्चों के पास उपलब्ध होगी। बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार ऐसे आ गई है। मुझे लग रहा था टैब ही पहले आया है, किताबें नहीं आई हैं, लेकिन क्या ये सभी सरकारी स्कूलों में हुआ है, ये जानकारी भी चाहिए मुझे। सुरेंद्र जागलान, शिव कुमार, संदीप शर्मा 4% दिव्यांग कोटा का भी मैम कुछ हो सकता है क्या? कहाँ करेंगे आप लोग? कोर्ट में भी केस कर रखा है, सब कुछ है, कोर्ट्स के माध्यम से हो गया, ये कुछ नहीं करने वाले हैं उसके अंदर। राम मेहर मोर जीबीटी वैकेंसी बोल रहे थे एक बार 910, अब उसके ऊपर बात ही नहीं है। ये सारा का सारा सिस्टम ना, आप ये देखते जाना, यहाँ जाएगा HKRN के माध्यम से, ठीक है। राजेश कुमार, ये तो लिखत पर भी पानी फेर देते हैं। हाँ सही बात है, OSD ने कहा है ना, बोला है, तो लिखित में भी पता नहीं क्या आएगा। JBT भर्ती का भाई पता नहीं है मुझे, बोला तो इन्होंने था जरूर, पूछ भी लेंगे, हम तो बार बार पूछ ही रहे हैं चीजें, लेकिन ये कितनी करते हैं वो देखते हैं। चलिए मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ, आप लोग जुड़ते जाइएगा, ठीक है। जो पीजीटी की है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो दांव पेच रहे हैं अब तक वो इसी भर्ती में रहे हैं। ये भर्ती 2019 में विज्ञापित की गई थी HSSC के द्वारा, ठीक है। फिर 2020 में री एड हुआ इसके अंदर, 21 में पोस्ट री एड हुई, 2022 में दोबारा से पोस्ट री एड हुई, 2022 में फिर सरकार को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें याद आया कि अरे ये तो ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है और हमें तो ये HSSC से लेकर HPSC को देनी चाहिए। HPSC करवाता है ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट की जो भर्तियां हैं, तो ये 2022 में HSSC से लेकर HPSC को वो पोस्ट दे देते हैं। मीनवाइल जो बच्चों ने 2019 से स्टार्ट किया था, इसमें तैयारी भरे थे जो भी फॉर्म वगैरह, वो ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे थे, समय हो गया था, निकल गया था खूब। अब नवंबर दिसंबर 2020 को ये पोस्ट विज्ञापित करता है HPSC एक नए क्राइटेरिया के साथ, जिसमें डाल देते हैं 50% की कंडीशन। उस कंडीशन को हम सब जानते हैं, मैं डिटेल में उसमें नहीं जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 2023 मार्च को, क्योंकि देखो 50% कंडीशन ना इन्होंने अपने सारे ही लगभग सारे पोस्ट में डाल दी थी, और ADO का एक ऐसा पेपर हुआ था इस कंडीशन की वजह से, उसमें केवल 50 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए 600 में से। तो इनकी मंशा, इनकी इच्छा शक्ति, हर एक चीज के ऊपर सवाल उठने लगे, अभ्यर्थी बहुत बोलने लगे,
तो इन्होंने शायद, इनको लगा हो कि हाँ शायद इनसे कुछ गलती हो गई है, तो मार्च 2023 में इन्होंने पोस्ट विड्रॉ कर ली। फिर 20 मार्च 2023 को इन्होंने न्यू क्राइटेरिया डाला जिसमें सब्जेक्टिव पेपर डाल दिया। मतलब कि हम सोचते हैं प्रताड़ना कम होगी, ये सोचते हैं कि प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना बढ़ानी कैसे है, ये उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। ये इनके जो निकले हैं ना, पर्चे निकले हैं, ये बार बार जोन सी पोस्ट एडवर्टाइज री एडवर्टाइज करी है इन्होंने या क्राइटेरिया चेंज करे हैं, उस हिसाब से पता चलता है। और मैं इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगी। फिर 29 मार्च 2023 को ये मॉडिफिकेशन कर देते हैं, अभी 2 दिन पहले ये मॉडिफिकेशन करते हैं क्राइटेरिया के अंदर। तो कहने का अर्थ है 2019 से 2023 आ गया है, इन्हें अब तक ये नहीं पता चला है कि इन्हें पीजीटी की भर्ती करवानी कैसे है। या तो ये बेवकूफ है या ये अति चालाक है, 2 चीजें हो सकती हैं। बेवकूफ तो लगते नहीं है, अति चालाक वाली कैटेगरी में ही आ जाते हैं। ये ऐसा लग रहा है मानो जैसे बार बार नए नए क्राइटेरिया दे दे के मॉडिफिकेशन कर करके अभ्यर्थियों को उकसा रहे हैं कि भैया मैंने तुम्हें इतना सारा कागजों पे दे दिया है, इसमें कुछ नेगेटिव मेरे खिलाफ ढूंढ लो, इसमें कुछ ढूंढ लो दांव पेच, और ढूंढ के मेरे ऊपर केस कर दो। एचपीएससी शायद ऐसा सा ही कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है, हरियाणा सरकार शायद ऐसा सा ही मैसेज देने की कोशिश कर रही है, और इस संदर्भ में केस फाइल होने भी वाला है। वो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बात चलती रहती है, ये सब चीजें होने वाली हैं। वो इसलिए होने वाली है क्योंकि प्रताड़ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एग्जामिनेशन लेना होता तो ये फालतू की चीजें नहीं कर रहे होते, एग्जाम लेते। 2019 से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा के 4-4.5 साल ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा के एकदम सब्जेक्टिव थोप देना। ऐसा सब्जेक्टिव, एक मतलब ऐसा पेपर टीचर का जो पूरे देश में कहीं नहीं होता है। पूरे देश में ऑब्जेक्टिव हो रहा है, आप DSSS लगा लो, आप KVS लगा लो, राजस्थान का लगा लो, हर जगह ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है। टीचर्स हर जगह ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ अब अलग से नए पैटर्न पे तैयारी करना रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं है ऐसी तैयारी करवाने के लिए। इन अभ्यर्थियों को ये नहीं अभी तक शायद ज्ञान होगा कि सब्जेक्टिव पेपर में लिखते कैसे हैं, अगर HCS के स्टूडेंट्स नहीं रहे हो, HCS की तैयारी इन्होंने ना की हो तो वो एकदम से जो पैटर्न में चेंज किया है ना, इसका अर्थ ये नहीं है कि अभ्यर्थी नालायक है, वो उसमें बैठ नहीं पाएंगे। आपका एक तर्क ये भी हो सकता है कि सभी के लिए तो चेंज हुआ है, लेकिन आपके तर्कों के ऊपर एक और तर्क देते हैं, तो फिर 4 साल तुमने इनको तैयारी क्यों करवाई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से? तुम्हारे नौकर लगे हुए हैं क्या? बेवकूफ हैं क्या? पहले कह दोगे कि भैया तुम हरे रंग के कपड़े पहन के दो, हरे रंग के कपड़े सबने सिलवा लिया। अब कहते हो नहीं हरा नहीं, मुझे तो पिंक चाहिए, फिर पिंक सबने सिलवा लिया। अब कहते हो नहीं पिंक नहीं, मुझे तो ब्लू चाहिए, ब्लू भी सिलवा लिया अगलों ने। अब कहते हो नहीं मेरा ब्लू से मन भर गया, अब येलो चाहिए। तो ऐसा है, आप तो कहोगे कि मुझे अब येलो चाहिए, सारे के सारे सिलवा के आओ, लेकिन अभ्यर्थी बोल रहे क्यों येलो? तुमने 3 बार हमसे अलग अलग तरीके से करवाया, अब तुम ये क्यों कह रहे हो? तुमने शुरू में जब करवाया था सबने सिलवा लिए थे ना उस रंग के कपड़े, तो अब क्यों ऐसी प्रताड़ना क्यों? लेकिन तुम्हारा तर्क रहेगा सबके लिए तो है, हम सबसे तो करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हो? बार बार क्यों लोगे? कल को पता नहीं क्या तुम्हारी नई कंडीशन आ जाएगी, तो इसी कंडीशन के हिसाब से तैयारी करें अभ्यर्थी, या किसी नए पर्चे का इंतजार करें कि वो भी आ जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हरियाणा जीके को दरकिनार किया गया है। कैसे किया गया उस पर आते हैं, चलिए। सबसे पहले HPSC की एडवर्टीजमेंट 31-32-2022 है भैया, इनकी एडवर्टीजमेंट नंबर जो HPSC ने विज्ञापित की थी पोस्ट। हालांकि HSSC इसका एग्जामिनेशन ले सकता था, एक ऐसा इन्होंने सर्कुलर पहले जारी भी कर रखा था, गजट नोटिफिकेशन था, लेकिन इनको टाइम पास करना था शायद से। 2024 की वेट कर रहे थे कि कैसे 2024 के पास लगे और शायद ये भर्ती ना हो पाए, इसके ऊपर केस हो जाए और आखिरी में उठा के HKRN के माध्यम से कर दें। ये तो है मेरी सोच, जो मुझे लगता है। 13/12/2022 को आया ये टोटल नंबर ऑफ MCQs इन्होंने लिखा कि 150 पूछेंगे, 100 कंसर्न सब्जेक्ट से पूछेंगे और 50 पूछेंगे जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पीडागोजी, मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, आपका बेसिक न्यूमरेसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये था 50 क्वेश्चन, मतलब कि आप इन सबसे पूछो GS से, जिसमें आपने हरियाणा भी डाल दिया था। हम इसमें भी थोड़े बहुत संतुष्टि मान गए थे कि चलो ठीक है हरियाणा के ही पूछा है। अब 50 क्वेश्चन में से ये 2 पूछे, 1 पूछे, 10 पूछे, 50 के 50 पूछ ले हरियाणा से, वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से मतलब ठीक था कि चलो एक रिस्पेक्टेबल पोर्शन में हरियाणा लिख दिया है, शायद हरियाणा के क्वेश्चंस बढ़ के आ सकते हैं। अभ्यर्थी बार बार जा भी रहे थे कमीशन कि ये हरियाणा का पोर्शन बढ़ा दें, उस संदर्भ में वो सोच भी रहे थे। खैर,
इसके बाद इन्होंने लिखा 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, एक ईच रॉन्ग आंसर के लिए 5वां ऑप्शन होगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वाला, कि कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा तो मार्क करना पड़ेगा, आप मार्क नहीं करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1/4। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, रिटर्न के 87.5% मार्क्स रहेंगे और इंटरव्यू के रहेंगे 12.5। यहां पे जो एक कंडीशन जिसके ऊपर सबने सवाल उठाया वो थी कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम 50% जनरल, 45% रिजर्व, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठे तो इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। अब ये दूसरे पैटर्न पे आ गए। ये पैटर्न इन्होंने लागू किया 20/3/2023, 20 मार्च 2023 को, 31/32/2022 मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कर दिया अब 100। टाइम ड्यूरेशन सेम है 2 आवर्स। क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, और बाकी क्वेश्चन पेपर सारे अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल वाली कंडीशन हट गई। ठीक है, इन्होंने लिखा कैंडिडेट को 25% मार्क्स चाहिए होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए अब, और कैंडिडेट्स 4 गुना बुलाए जाएंगे। एडवर्टाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, मतलब मेन स्टेज के लिए जो आपकी रिटर्न सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाली स्टेज है ना, उसके लिए 4 गुना ही उठाए जाएंगे। 25% जिसने मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर रखे होंगे पोस्ट के हिसाब से, जितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड, ये काउंट नहीं होंगे आपके फाइनल रैंक बनाने में या फाइनल आपका रिजल्ट बनाने में। सेकंड स्टेज आ गई सब्जेक्ट नॉलेज स्टेज। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन 3 आवर का दिया। सब्जेक्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव आपने लिखना है, लिखने वाला पेपर, अब गोले मारने वाला पेपर नहीं, अब लिखने वाला पेपर है दूसरा पेपर। और इसके टोटल मार्क्स 150 इन्होंने रखे। पेपर विल बी सब्जेक्टिव इन्होंने कहा, सब्जेक्टिव ऑब्वियसली रिटर्न है। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अनलेस ही सिक्योर्स, 35% मार्क्स यहां पर लेने जरूरी हैं इस स्टेज पर। और इंटरव्यू के लिए 2 गुना कैंडिडेट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। वेटेज जो सेकंड टेस्ट की रहेगी वो 87.5, थर्ड स्टेज 12.5 का इंटरव्यू रहेगा। दोनों मतलब रिटर्न स्टेज और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। अब इन्होंने ये मतलब ये चीज ये धमाकेदार था। ये एक क्या बोलूं, एक ऐसी कंडीशन थी जो जिसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो अभ्यर्थी पीजीटी देने के लिए आते हैं वो ऑलरेडी पहले एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आते हैं, ऑलरेडी स्क्रीन्ड कैंडिडेट्स होते हैं। उन स्क्रीन्ड मतलब आप एक बड़े लार्ज चंक में से एक चंक पहले ही उठा रहे हो, उसका एग्जामिनेशन ले रहे हो, उसका आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया, ऑब्जेक्टिव में से आपने इतने कर लिया, अब उसमें से आप उनका मेंस लेने के लिए जा रहे हो। आप इतनी मल्टीपल स्टेजेस चाह किस ले रहे हो? इतनी सारी स्टेजेस तो फिर भ्रष्टाचार करने के लिए चाहिए होती हैं, और कैसे चाहिए होती हैं समझ तो आ नहीं रहा है मुझे कि 5 साल बाद 4 साल बाद अब उठा के कुछ भी लगा रहे हो, कुछ भी उनसे तैयारी करवाने के बाद। मैं ये जानती हूं कि आपका ये अधिकार है कि आप ये चेंज कर सकते हैं पैटर्न, लेकिन क्या आपका ये अधिकार भी है कि आप कितनी ही बार चेंज कर सकते हैं? हाँ, ये भी अधिकार है कितनी ही बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे क्या आपको करना चाहिए? क्या हरियाणा सरकार अंधी बहरी गूंगी सब कुछ है, इन्हें दिख नहीं रहा है? 4 साल मानसिक प्रताड़ना करके अब एक बार एकदम से सब्जेक्टिव लागू कर दिया। क्या हरियाणा सरकार को ये दिख नहीं रहा है कि ये पैटर्न एचसीएस से मुश्किल हो चुका है, एचसीएस से ज्यादा मल्टी स्टेजेस हो चुका है? यहां पर सारे देश में कहीं नहीं है। एक सारे देश में जो चीज नहीं होती वो हरियाणा करता है अलग से। खैर, इसके बाद तीसरा एचपीएससी एडवर्टीजमेंट, ये निकलता है 29/3/2023 को। एक मॉडिफिकेशन होती है इसी क्राइटेरिया के अंदर। अब इस मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि ये स्पेसिफाई करते हैं स्क्रीनिंग स्टेज के क्वेश्चंस को कि 80% क्वेश्चन तो भैया तुम्हारे कंसर्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और रिमेनिंग 20% पूछे जाएंगे जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, आपका जो क्या कहते हैं बेसिक न्यूमरेसी, आपके प्लस हरियाणा जी के। ये स्पेसिफाई कर दिया। अब 20% में सब कुछ पूछेंगे और उसी में हरियाणा जी के भी रहेगा। हरियाणा जी के अब ये 1 पूछें 2 पूछें कुछ भी ना पूछें, ये इनकी मर्जी। ठीक, इसके बाद ये कहते हैं कैंडिडेट्स, हाँ इसमें एक और जो स्ट्राइकिंग जो चीज है देखने वाली है वो ये थी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए इन्होंने लिखा कि पोस्ट के 4 गुना कैंडिडेट्स को ही अगले चरण में बैठने का मौका दिया जाएगा सब्जेक्टिव स्टेज पर, लेकिन मेवात कैडर के लिए पोस्ट के 12 गुना कैंडिडेट्स को अगले स्टेज में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आया कि आप रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 4 गुना रख रहे हैं, मेवात के लिए 12 गुना रख रहे हैं, क्यों आपने ऐसा किया?
पीजीटी की भर्ती लेने के लिए जा रहे हैं। पीजीटी की भर्ती सारे देश से तो अलग कर ही रहे हैं, सारे देश से अलग करने के बाद अपने हरियाणा में भी अलग कर दिया है। मेवात के लिए अलग, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग। कमाल के, मतलब क्या जबरदस्त पॉलिसी बना ये बैठे हैं अब यहाँ पे क्राइटेरिया बनाने के लिए। एचपीएससी में क्या सोच सोच के बनाते हैं, क्या खा पी के बनाते हैं, समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ भी। अब इसके बाद अभ्यर्थी हैं प्रताड़ित, पूरे तरीके से अभ्यर्थी जाते हैं, कमीशन जाते हैं, मिलते हैं, सेक्रेटरी कमीशन दावा करते हैं, इनको आश्वासन देते हैं पूरा कि देखो 80-20 नहीं 65-35 हम पूछेंगे। ऐसा हम बाइफर्केशन रखेंगे कि 65% हम सब्जेक्ट से पूछ लें और 35% हम पूछ लें हरियाणा जीके प्लस अदर जीएस एटसेट्रा। लेकिन वहीं चेयरमैन साहब कहते हैं नहीं 80-20 ही पूछेंगे, 20 में ही पूछेंगे। उसमें अब मैं 4 क्वेश्चन पूछूं हरियाणा के, 3 क्वेश्चन पूछूं, मेरी मर्जी। बीच में कुछ और चीजें पता लगती हैं कि ये अभ्यर्थी कुछ और इकट्ठे होकर जाते हैं। एचपीएससी अपनी एप्लीकेशन देते हैं, उनकी एप्लीकेशन पढ़े बिना उसको ऐसे क्रंच करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है बिना पढ़े। किस अधिकारी द्वारा उनका नाम नहीं लूंगी मैं, जरूरत पड़ी तो ले भी लूंगी आगे। फेंक दिया जाता है, सुनी नहीं जाती, सीधा कहा जाता है कि हमारी मर्जी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें ऐसा स्टेटस मिला हुआ है, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, राइट। इसके बाद ये अभ्यर्थी जाते हैं सीएम हाउस। सीएम हाउस ये दोपहर को पहुंच जाते हैं, मंडे की ही बात है, हाँ मंडे की बात है, ये दोपहर को पहुंच जाते हैं और रात को इनको आश्वासन दिया जाता है कि मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे। ये मुख्यमंत्री साहब से सीधी बात करने के लिए जाते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे इतना गलत हो रहा है और आप कृपया इंटरवीन करें। ये रात के 9-10 बजे तक बैठे रहते हैं और फिर उठ के आते हैं 9-9:30 बजे तक, उठ के वापस आ जाते हैं। सीएम साहब से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। हाँ, एक आश्वासन मिलता है कि आपको आगे सीएम साहब से मिलवा दिया जाएगा। वर्बली एचपीएससी ने कहा है कि अप्रैल एंड तक या मई के फर्स्ट वीक में ये जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ये करवा लेंगे। अब यहां पर मैं हरियाणा से पीजीटी के अभ्यर्थी तो जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हरियाणा से पूछना चाहती हूँ, ये जो एक भर्ती है पीजीटी की भर्ती, इसका मैंने आपको सारा मल्टी स्टेजेस सब कुछ बता दिया है। इसका ये बता दिया कि एचसीएस से मुश्किल प्रोसेस हो चुका है और इनकी प्रोसेस चले 2019 से चल रही है और इनकी प्रोसेस को यहां तक खींच कर ले आए हैं। क्या ये सही है? कितना गलत इनके साथ हो रहा है? क्या हम इनके साथ खड़े होंगे? विपक्ष से भी एक सवाल बनता है कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, एक एजुकेटेड तबका इतने बुरे तरीके से परेशान हो रखा है, क्या विपक्ष इनकी आवाज उठाएगा, मुखर होगा? क्या ये बच्चे मैटर करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए? ये इतना मल्टी फेसेटेड इन्होंने सब कुछ ये ड्रामा कर दिया, इतनी मल्टी स्टेजेस में। इन्होंने पीछे एचकेआरएन से भर्ती किए थे पीजीटी, बैकडोर एंट्री से भर्ती करे थे ना पीजीटी, जहां पे कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं था, उठा के जो इनका जी करा उनको लगा दिया, जिसका हमें योग्यता तक नहीं पता है क्या है क्या नहीं, वो ठीक था। ये जो हो रहा है, ये बच्चे इकट्ठे होके कमीशन जाते हैं, कमीशन में अपनी मांग रखते हैं, इनको सुनवाई तक का ढंग से अधिकार नहीं है। कौन वहां बैठा है जो ऐसे भर्ती क्राइटेरिया बना रहा है, बार बार बना रहा है? क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है? उस आदमी को अगर इस पेपर में बिठा दिया जाए कि भैया तू बैठ और तू तैयारी कर 2019 से वो तैयारी करे और बार बार उसके लिए चीजें बदली जाएं, तो ठीक है, आपके पास है पावर बदलने की, लेकिन इतनी बार क्या आपको बदलना चाहिए? काहे के अधिकारी हो तुम? एंटी हरियाणा यूथ पीपल इन पावर, एंटी हरियाणा यूथ अधिकारी इन कमीशंस। हरियाणा जीके तुमने 20% पे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 20% में क्या क्या है वो पूरा पढ़ते हैं। 20% में जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पीडागोजी, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक न्यूमरेसी। उसके बाद है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा। और सीधे बोल रहे हो कि हमारी मर्जी, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हरियाणा से। आपकी मर्जी इसलिए है क्योंकि आपकी मर्जी हरियाणा सरकार ने चला रखी है। हमारी हरियाणा सरकार हरियाणा के युवाओं को कुछ समझती नहीं है। कौन पूछेगा हरियाणा जीके?
सारे जितने पड़ोसी राज्य हैं सब हरियाणा जी के पूछ रहे हैं। हमारे युवाओं को ऐसे दरकिनार कर रहे हो, खुले आम कह रहे हो कि हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों आओ यहां पर भरो और हम तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। क्या ये क्राइटेरिया तो यही बताता है। क्राइटेरिया तो वो होता कि ऑब्जेक्टिव ही रखते इसे जो सारे देश में है। उसके बाद एक पेपर डालते हैं सब्जेक्ट नॉलेज का और दूसरा पेपर डालते हैं हरियाणा जी के, बस सब खत्म। ये जनरल मेंटल एबिलिटी फेबिलिटी सब साइड में। एक हमारा होता सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा होता हरियाणा जी के। ये था बेस्ट क्राइटेरिया। नेगेटिव मार्किंग रख लेते। 50% की कंडीशन हटाने की बात कर रहे थे, ये थोड़े कह रहे थे कि और पागल बना दो। हरियाणा के युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। हरियाणा के युवाओं को ना जैसे इनको ऊपर से डायरेक्शन मिली हुई है कि हरियाणा के युवाओं को सिलेक्ट ही नहीं करना है, ऐसा सा प्रतीत होता है। जहां पड़ोसी राज्य एक अलग से अपना जीके पूछ रहा है, मध्य प्रदेश अलग से पूछ रहा है, यूपी ने भी स्टार्ट कर दिया है, हिमाचल, उत्तराखंड उनका डोमिसाइल रिजर्वेशन है, हर जगह स्टेट की लैंग्वेज पूछी जा रही है। हमारे यहाँ पे बड़े प्यारे लोग हैं, 50 से 20 पे लाते हैं, 20 में भी वर्बली इनके पास जाते हैं तो बोलते हैं मेरी मर्जी मैं 3 पूछूं या 4 पूछूं। तेरी मर्जी तो सरकार ने करवा रखी है ना, इसलिए तेरी मर्जी चल रही है। बहुत ही गलत हो रहा है हरियाणा यूथ के साथ। और ये हर एक, ना केवल पीजीटी भर्ती में, ग्रुप ए और बी की हर एक भर्ती में चल रहा है। अगर यहां पे डिटेल निकल के आ जाए ना, जो IB है, IB टेक्निकल एजुकेशन में हमने देखा कितने हरियाणा से बाहर के सिलेक्ट हुए हैं। वो इसलिए तो हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई डेटरेंस ही नहीं है, कोई हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए कोई जीके नहीं पूछ रहा है, कोई जीके पूछने के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, विपक्ष मुखर नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं सरकार की गलती थोड़े है, विपक्ष की भी है। अरे पूछो ना, हरियाणा जीके पूछो भैया, हमारे पेपर्स में हमें जरूरत है। हम एक हिंदी भाषी स्टेट है, हम बीच में बैठे हुए हैं, एनसीआर से घिरे, एनसीआर में हमारा बहुत ज्यादा एरिया आ रहा है, दिल्ली को हम घेरे बैठे हैं। हमारा बड़ा ल्यूक्रेटिव स्टेट है, हर कोई यहाँ पे आके जॉब करना चाहता है। तो कैसे आप हरियाणा के युवाओं के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बनाएंगे? डोमिसाइल रिजर्वेशन तो कर नहीं सकते आप, हरियाणा जीके तो डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं? फिर सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि हरियाणा के युवाओं तुम भरो ही मत ये फॉर्म, हरियाणा से बाहर वालों से भरवा लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने सिलेक्ट तो वही करने हैं। बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। एक तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं होना चाहिए, दूसरा हरियाणा जीके बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। जो इतना अधिकारी बोल देते हैं आपको अलग से, या आप मुख्यमंत्री के दरवाजे पे बैठते हो, दोपहर को जाके बैठते हो और रात को 9:30 बजे खाली हाथ उठ के आ जाते हो और आपको सुनता तक नहीं है, उसमें क्या लगता है किसकी कमजोरी है? हमारी कमजोरी है। हमें ना जैसे वो क्या कहते हैं, अन्याय सहने की आदत पड़ गई है। हाँ, ये गलत कर रहे हो और गलत करो। वो जो होता है ना, एक फंदा होता है, धीरे धीरे कसता जाता है, वो ऐसे ही तो हो रहा है। एक थप्पड़ मार के देखा, हमने कुछ नहीं बोला, दूसरा थप्पड़ मारा, हमने कुछ नहीं बोला, तीसरा मार दिया, कुछ नहीं बोला, चौथा मार दिया, थोड़े बहुत रो दिए, कुछ नहीं बोला, पांचवा मार दिया, थोड़ा गुस्सा आया, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन छठा मार दिया, हल्का फुल्का बोलने लगे। यही तो चल रहा है। मार के देख रहे हैं ना थप्पड़, कि कौन से थप्पड़ पे जाके तुम्हारी आत्मा जागेगी और तुम खड़े होगे और तुम ये कहोगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है और विरोध में आ जाओगे। विधानसभा में ढंग से आवाज नहीं उठ रही है। विधानसभा में कोई तो मतलब तगड़े तरीके से खड़े होकर बोले कि क्या कर रहे हो ये सब, हरियाणा जीके का पेपर क्यों नहीं पूछते हो हरियाणा में? एक आदमी ढंग का खड़ा होकर तगड़े तरीके से पूछ लेना, सारी विधानसभा हिल जाए। लेकिन नहीं, चल रहा है, बस चलने देते हैं। बस कब तक चलने देंगे, कब तक चलने देंगे? अन्याय भी हमें तब फील होता है जब हमारे साथ हो जाता है। किसी और के साथ होता है ना तो हम ही कहते हैं ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलेगा। अरे बोल लेंगे, उनका काम है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? राइट? यही हो रहा है ना। मैं अपनी ओर से आपकी आवाज लगातार उठा सकती हूँ, ठीक है? मैंने तो अपनी लाइफ इस चीज को डेडिकेट कर दी। मुझे नहीं पता आगे मैं पॉलिटिक्स में जा रही हूं नहीं जा रही हूं। और मैं कहती हूं, अब तुम पहले तो मैं बोलती थी कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूं, अब मैं कहती हूं परमात्मा करे मैं किसी भी तरीके से विधानसभा में पहुंच जाऊं और मैं आवाज उठाऊं तगड़े तरीके से और मैं पूछूं ये सवाल, कि मैं बाहर पूछ रही हूं ना, कोई नहीं सुनवाई हो रही, ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है। अरे जब ये हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं तो हम इनकी कुर्सियां क्यों नहीं छीन सकते? हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम क्यों नहीं बोल सकते? इन्होंने हमें इतना डराया हुआ है, हम क्यों नहीं इन्हें डरा सकते?
मैम तरीका बताओ क्या किया जाए, इन्होंने तो लकीर खींच दी। लकीर कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं। आप अगर इकट्ठे होकर ढंग से खड़े हो जाओ ना कि बस बस बहुत हो गया, ये सब खत्म करो और हरियाणा जी के पूछो। जब आप ढंग से हर एक जिले में खड़े हो जाओ ना, अपने जाके नेता से बात करो कि क्या मजाक लगा रखा है, क्या बदतमीजी है, 2019 से ऐसे तैयारी करवा रहे हो, अब ऐसे चेंज कर दी, सारे देश में कहीं नहीं होती, तुमने यहाँ पे करवा रखी है। कोर्ट में केस फाइल होने वाला है या हो गया होगा, आई डोंट नो, होने वाला होगा शायद, तो कोर्ट में भी ये मैटर जाएगा अच्छे तरीके से, कोर्ट में भी इस चीज की सुनवाई होगी। मैम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की मांग उठाओ प्लीज। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की मांग उठा रही हूँ ब्रदर मैं, प्रदीप ज्योग्राफी जी के। मेरा वोट आपको मैडम जी, राम मेहर मोर। धन्यवाद भाई, मुझे तो खुद ना पता क्या कहाँ से। अरविंद केजरीवाल भी गया था, सुखबीर सिंह नारनौलिया, तो मतलब एक अरविंद केजरीवाल गया था, अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं किया, तो उसके बाद वाले सबके ऊपर लेबल लग गया कि वो गया था इसलिए तेरे को नहीं भेजेंगे, इसलिए उसको नहीं भेजेंगे, इसलिए फलाने को नहीं भेजेंगे, इसलिए हम तो यही अन्याय सहलेंगे बैठ के। वेरी गुड। परवीन सोनी, संजीव कौशल सीएस से मिले थे, दोबारा डालना परवीन, ये समझ नहीं आया मुझे। उन्होंने एचपीएससी सेक्रेटरी को बच्चों से मिलने और बच्चों से बात करने की भी कहा था, मान भी लिया था, 18% देने का आश्वासन दिया था, फिर 3 चेंज करे और हरियाणा जी के। ये ना बातें चल रही है, केवल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास भेज देते हैं, दूसरे से तीसरे के पास भेज देते हैं, बातें चलती रहती हैं कि भैया तू तेरे ऊपर गिर दिया, अब तू देख, वो तेरे तू वोट ले उसको, ऐसे सब चीजें चलती हैं। क्या बदतमीजियां, यही चल रहा है। अरे डिसीजन लो ना, डिसीजन मेकर्स हो, बैठो ढंग से और लो डिसीजन। हरियाणा के युवाओं के हित में लो, हरियाणा के युवाओं के अहित में डिसीजन लेने के लिए बैठे हो तो ऐसे ही डिसीजन लोगे, दिख तो रहा है। फिर वोट मांगने मत आना। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 14 का छात्र हूं, जहां पर एचपीएससी के पेपर बनाए तथा चेक सॉरी कहां चला गया, तो ना मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इतनी जल्दी जल्दी फटाफट जाते रहते हैं। अपने समय पर यूनिवर्सिटी टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। जब मैंने अपने प्रोफेसर जो कि अब रिटायर हो चुके हैं से 12-23 नंबर के इंटरव्यू के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में तो बेटा सिर्फ पेंसिल होती है, लेकिन उन्होंने साथ ही सलाह दी कि उमर मशीन किसी की नहीं होती, बच्चों का साथ जरूर देती है। अब जबकि नए पैटर्न के तहत ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म करके लिखित परीक्षा हो रही है, तो ऐसा लगता है कि हमारे बड़े अधिकारी हमारे प्रोफेसरों से पेपर खुद चेक करा के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव पेपर में जो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, राइट? ये असल में होता है, एचसीएस में होता आया है, और ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव पेपर बेकार होते हैं। एचसीएस जैसी पोस्ट के लिए सब्जेक्टिव पेपर्स होने चाहिए, बशर्ते कि बड़ी फेयरनेस के साथ उनकी चेकिंग हो, सब कुछ हो। फेयरनेस मैं कुछ मानती नहीं हूँ यहाँ पे। पारदर्शिता वो सब कुछ दिखने लग रही है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी हमने देखा, बहुत सारे पेपर्स में हमने देखा। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगी, ये तो एचसीएस का ही है उदाहरण, और ये मैंने दिया भी था कि एक क्या था, सब्जेक्टिव पेपर का हमने निकलवाया इनफैक्ट कि आप ना हमें हमारे क्वेश्चन पेपर्स दो, सब कुछ दो। तो उसमें जैसे मैंने कुछ लिख रखा है, मेरा गलत कर रखा था, मेरे 0.5 मार्क्स कटे हुए थे, लेकिन मेरी ही फ्रेंड ने वो सेम टू सेम लिख रखा था। ग्रामर की बात कर रही हूँ मैं, हिंदी ग्रामर की, उनको 0.5 अंक दिए हुए थे। इतना ही नहीं, जैसे 48.5 मार्क्स थे सब्जेक्ट में, राउंड ऑफ कर देते हैं, 48.5 को राउंड ऑफ करके 49 कर देंगे, लेकिन उन्होंने 48.5 को कर रखा था 52 कर दिया था। इनका राउंड ऑफ भी ऐसे होता है, और ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेंगे नहीं। पेपर हमको लेने पड़ेंगे अपने, और पेपर फिर बाद में मिल जाए। एक पेपर में क्या था, 7 अंक थे, क्वेश्चन में 7 अंक थे, और उसको 7 अंकों को, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 अंक, उसको ऐसे कर दिया था इन्होंने। क्या बनाइए, 0। 7 का Z बना के ERO लिख दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर से इन्हें बाहर देने पड़ गया। वैसा तो है नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर ही चेंज करके दे देंगे, तो वो अभ्यर्थी के बाहर तो नंबर कम लगा रखे हैं, लेकिन अंदर तो 7 अंक दे रखे हैं, तो 7 का Z बना के ERO कर दिया था। एक क्वेश्चन में अभ्यर्थी के 8 अंक थे, किस अभ्यर्थी के मैं नाम नहीं लूंगी, 8 अंक थे। 8 अंकों का इन्होंने बनाया था ऐसे, फ्लावर बना दिया था, फ्लावर जैसे बन गया, और नीचे इसके लिख दिया 0। कितना लड़ोगे इनसे? एक अभ्यर्थी को 5 अंक दिए थे, 5, उसको ऐसे करके फ्लावर बना दिया दोबारा, फिर 0 ZERO लिखा था।
ये मैंने पहले भी शेयर करी हैं आंसर कॉपीज जो ये बाहर निकली थी। उसके बाद मैं अपनी आंसर कॉपीज भी निकलवा के लाई थी, उसमें बड़ी सारी अनियमितताएं थी। कभी और आगे उनको दोबारा डिस्कस करूंगी, एक बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इतनी अनियमितताएं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा कोर्ट में केस चलता रहा, सब कुछ है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक चली गई उसके संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहो, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये पॉलिसी मैटर्स आ जाते हैं, दोबारा हरियाणा सरकार पे डाल दिया, हरियाणा सरकार पे डाल दिया। हरियाणा सरकार से पूछा मैंने, वो लगा के आरटीआई लगा के, तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम तो नहीं चेंज करेंगे, हम तो पुराने डर्रे पे ही चलेंगे। अब दोबारा उसको लेके कहां कहां फिरो, कहां कहां जाओ। मुझे याद है कि हमारा एक काफिला था हाईकोर्ट में जो स्टार्ट हुआ था। हाईकोर्ट में पहला ये सिंगल बेंच से, फिर डबल बेंच में कम हो गए, फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में शुरू में गए। आखिरी में जब ये फैसला आया था ना, मैं अकेली सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी, अकेली। और कोर्ट नंबर 1 था, चीफ जस्टिस का कोर्ट ही था, चीफ जस्टिस साहब ने ही फैसला सुनाया था। और मैं बिल्कुल आखिरी में लॉबी में खड़ी थी, और मेरा वहां से मतलब दिल किया था कि मैं चीख के बोलूं। मैं चिल्लाई भी थी कि मैं बोलना चाहती हूँ जज साहब, और मैंने हाथ उठा लिया था उस टाइम पे। तो वहां पे जितने वकील थे उन्होंने कहा कि प्लीज प्लीज आप बैठ जाओ, कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत उस समय मोटिवेटेड थी, लॉ की बहुत कम समझ थी उस समय, लेकिन मुझे ये पता था कि गलत हो रहा है और मुझे पॉइंट रखना है जो मेरे वकील को रखने नहीं दिया गया है। वहां रख नहीं पाया था वकील, कुछ कारण रहे होंगे या कुछ होगा, या वो भूल गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं वो बोलना चाहती थी, लेकिन फिर भैया वकीलों ने चुप करा दिया, वकीलों ने बाहर निकाल दिया। वकीलों ने कहा फंस जाओगे, यहाँ गिरफ्तारी हो जाएगी, फलाना फलाना। तो लॉ की समझ नहीं होती है, मोटिवेटेड रहते हैं, कर देते हैं ऐसे काम। अब दोबारा से उस चीज को स्क्रैच से दोबारा से स्टार्ट करके चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। इनके लिए ना कहने की बातें होती हैं, और ये कहाँ पे हम ठीक करा सकते हैं? कोर्ट में बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, न्यायपालिका का प्रोसीजर है बहुत लंबा है, जस्टिस पाने का प्रोसीजर। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें ये इसके लिए बाहर जितना कह सकें, इलेक्शन आ रहा है ना, बाहर जितना कह सकें, मुख्यमंत्री को कह सकें, इनको सेंसिटाइज कर सकें, इनके पास जाकर बोल सकें कि आप गलत कर रहे हैं जी, ये सब गलत हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा रोल विपक्ष भी प्ले करता है कि विपक्ष इसको मुखरता से उठा दे, राइट? ये हो सकता है। मुझसे तो आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब कहेंगे कि भाई आप हमारे लिए करो, ये चीज बोलो, दोबारा बोलो, मैं वो भी कर दूंगी। मैंने यही तो ठान लिया है कि यही करना है, इन और आउट ऑफ एनीवेयर। आप कहीं पे भी, जो भी, जैसे भी, जहां मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोली जानी चाहिए, उसको मैं मुखरता से बोलती रहूंगी। मेरे को डर नहीं लगता, मुझे चाहे कुछ भी कहें, कैसे भी कहें। खट्टर ने इंटरव्यू खत्म करने की कही थी, पीजीटी की भर्ती निकाले बिना भी ज्वाइनिंग दिए फिर से नहीं। अरे पीजीटी की भर्ती तो इन्होंने बैकडोर से करवाई है, कमाल की बात है। इनका वो सिस्टम ठीक है, इनके बाकी सिस्टम में इन्होंने अधिकारियों को खुली छूट दे दी है, को कुछ मर्जी बोले, कुछ मर्जी करें, ये सब चल ही रहा है। खैर बहुत लंबा हो गया लाइव। सीएम साहब तो कह चुके हैं एचपीएससी जो करेगी उससे हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कहने दो ना इन्हें, कहने दो। तुम क्यों नहीं इकट्ठे होके खड़े हो जाते सामने जाके कि करो भाई चेंज? घरों से बाहर निकलो ना। गलत लग रहा है ना, कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, पीड़ा हो रही है ना, अंदर पीड़ा हो रही है, तो खड़े क्यों नहीं हो जाते सीएम साहब के घर के बाहर जाके? क्या होगा? पुलिस उठा के ले जाएगी, इधर उधर कर देंगे, कोई बात नहीं, बोलना बंद मत करो। श्वेता ढुल को कौन जानता था 2019 में? 73 चक्कर लगाए हैं मैंने पलवल से चंडीगढ़ तक के। बस में आती थी, सुबह 5 बजे वाली बस में बैठती थी, अकेली चिखती रहती थी। आज तक भी किसी और इंसान को नहीं बोलती हूँ कि मेरे साथ आ जाओ आंदोलन प्रदर्शन में। अपना झोला उठाती हूँ, अकेली चल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बुलाऊंगी कितने लोग मेरे बोलने से जागेंगे। लेकिन मैं अकेली चलती रहती हूँ, करती रहती हूँ, अकेली अपनी तरफ से लगी रहती हूँ, अधिकारियों के पास, इनके पास, उनके पास धक्के खाती रहती हूँ। क्यों खाती हूँ? मेरे चोट लगी हुई है, मुझे बुरा लगता है, मुझे पता है गलत हो रही हैं बहुत सारी चीजें, ना केवल पीजीटी में, टीजीटी में, जेबीटी में, सारी शिक्षक भर्ती में। एचकेआरएन एक ढकोसला खोल दिया है, सीईटी वालों को मारने लग रहे हैं। हर एक चीज समझ में नहीं आ रही है क्या? हम तो पढ़े लिखे ना, हम तो युवा है ना, मुझे समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, जो इन भर्तियों में बैठते हैं सबको समझ में आ रही है। सरकार और विपक्ष को नहीं समझ में आ रही होगी। कमाल की बात कर दी, सबको सब कुछ पता है, लेकिन यह पता है कि हरियाणा का युवा जागेगा नहीं, हरियाणा का युवा अपने लिए खड़ा होगा नहीं। और हरियाणा के युवाओं में ना, जैसे श्वेता खड़ी हुई है, वैसे 10, 15, 20, 50 श्वेता और खड़ी हो जाए ना धीरे धीरे करके, तो ये हिल जाएंगे। जगाने वाली बात है खुद को, जमीर जगाओ, खड़े हो, अपने लिए मांग करो। ऐसे नहीं
कि सीएम ने कह दिया, सीएम के अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे, कभी जिंदगी में पहले बदला नहीं है, ये ठान के चलो कि बदलना पड़ेगा। चलो भाई 10 दिन दे देते हैं इस चीज को, इसके पीछे 5 दिन दे देते हैं, इसके पीछे लगते हैं और तबीयत से अच्छे तरीके से लग जाओ, तो क्यों नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी इन्होंने दिया है उस हिसाब से तैयारी तो करनी पड़ेगी, जैसी तैसी भी। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से करो। अगर इसी पैटर्न से पेपर आएगा तो मेंस में कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगी। मैंने एचसीएस की तैयारी करी है, मैं आपकी उसमें मदद करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पैटर्न चेंज हो। आप लोग कोशिश करो, मैं अपने लेवल पे करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि।